नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर के लोकमत चौक पर दिन दहाड़े हुई 7 लाख की बैग लिफ्टिंग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गीतांजलि टॉकीज के गोलीबारी मामले के 4 आरोपी गिरफ्तार, कुख्यात अपराधी मोहसिन पर हुए थे 2 राउंड फायर। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न नागपुर में शुरू, शनिवार को सुबह सुबह हुआ सामूहिक वंदे मातरम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सीताबड़ी थाना अंतर्गत ड्राइवर को सड़क पर नोट गिरने के बताकर कार से 7 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा लिया। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की बैग लिफ्टिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामला दर्ज होते ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जांची गई तो 2 युवक बैग लिफ्टिंग करते दिखाई दिए। तुरंत ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। राहटे कॉलोनी निवासी वासुदेव जामधानी अपने बेटे को डॉक्टर गोहेकर के यहाँ दिखाने के लिए गए हुए थे। वह पेशे से सरकारी ठेकेदार है और घटना के समय अन्य ठेकेदारों को पेमेंट देने के लिए उन्होंने बैग में 7 लाख रुपए की रकम रखी हुई थी। बैग उनकी कार के सामने वाली सीट पर रखी थी। दोपहर करीब 1 बजे जामधानी अपने बेटे को लेकर डॉक्टर गोहेकर के यहाँ पहुंचे। उनका ड्राइवर कार लेकर जनता चौक पर ही खड़ा था। तभी एक युवक आया और ड्राइवर से कहा कि शायद उनके कुछ रुपए नीचे गिर गए हैं। ड्राइवर ने देखा तो सड़क पर उसे 10-10 रुपए के कुछ नोट दिखाई दिए। वह नोट उठाने के लिए कार से बाहर निकला और नोट उठाने लगा। उसे कुल 7 नोट मिले, लेकिन इसी बीच एक अन्य युवक ने सीट पर रखा बैग निकाल लिया। बैग में 7 लाख रुपए की नकदी के अलावा लैपटॉप, ठेकों से जुड़े कुछ जरूरी कागजात और चाबियां थी। जामधानी जब वापस लौटे तो उन्हें बैग नहीं दिखा। तब जाकर चोरी का पता चला। याच्यामध्ये जे फिर्यादी आहेत तर ते त्यांच्या मुलासह लोकमत बिल्डिंग या ठिकाणी एका डॉक्टरची अपॉइंटमेंट होती म्हणून त्या ठिकाणी आले होते। ड्रायव्हर गाडीमध्ये बसलेला होता। त्या ठिकाणी 3 इसम आले। त्यांच्यापैकी एकाने त्या ड्रायव्हरला सांगितले की खाली तुमचे पैसे पडलेले आहेत। तर त्यानुसार तो ड्रायव्हर दरवाजा उघडून खाली पैसे घेण्यासाठी खाली वाकला। त्यावेळेला 10-10 रुपयाच्या काही चिल्लर नोटा वगैरे त्या ठिकाणी होत्या। इन द मीन वाईल तोपर्यंत पाठीमागच्या साईडचा दरवाजा उघडून पाठीमागच्या सीटवर ठेवलेली बॅग ते चोरटे जे आहेत ते घेऊन गेलेले आहेत। आता सीसीटीव्ही फुटेज जे आहे ते आम्ही वर्कआउट करत आहोत। प्रायमा फेसी तर 3 जण दिसत आहेत, परंतु अजून जोपर्यंत पूर्ण सीसीटीव्ही मिळत नाही तर तोपर्यंत आता काही निष्कर्ष सांगता येत। इनिशियली आता 7 लाख रुपये कॅश, एक बॅग, एक टॅब, काही कागदपत्र आणि काही चाव्या अशा प्रकारे मुद्देमाल चोरीस गेलेला आहे। फिर्यादीचं नाव वासुदेव मेघनानी, याचे जे फिर्यादी आहेत त्यांचं नाव वासुदेव जामनानी आहे। याच्यामध्ये आता गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। त्याचप्रमाणे गुन्हा नोंद झाल्यानंतर पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची तजवीज ठेवण्यात आलेली है। नागपुर के गीतांजलि चौक पर हुई फायरिंग की वारदात में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो कि गीतांजलि चौक पर कुछ दिनों पहले मोहसिन खान नामक अपराधी पर बंदूक के 2 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें मोहसिन खान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि आरोपी भागते हुए सीसीटीवी में भी कैद हो गए थे। गीतांजलि चौक पर पिछले दिनों हुई फायरिंग में जख्मी कुख्यात मोहसिन खान का अपराधी मुशफिक खान से वारदात से पहले ताजाबाद में विवाद हुआ था। मुशफिक और उसके साथी सक्करदरा से ही मोहसिन का पीछा करते हुए गीतांजलि चौक पर आए थे। तहसील पुलिस ने मुशफिक खान उर्फ मुस्सा मोहम्मद शकील खान, कमरान नकीब उर्फ कम्मू अशफाक अहमद, सैयद इमरान उर्फ इम्मू सैयद जमील तथा अल्ताफ मिर्जा इकबाल बेग मिर्जा को गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि 9 अगस्त की तड़के मुशफिक खान ने पिस्तौल से फायरिंग कर मोहसिन खान को गंभीर जख्मी कर दिया था। दोनों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही थी। 4 दिन पहले दोनों के बीच वाहनों का शीशा फोड़ने पर मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद से वो एक दूसरे को सबक सिखाने का मौका खोज रहे थे। 8 की रात देर रात दोनों अपने साथियों के साथ ताजाबाद में आए थे। तड़के 3 बजे उनके बीच जमकर मारपीट हुई। ताजाबाद में मौजूद लोगों ने उन्हें परिसर से बाहर कर दिया। इसके बाद मोहसिन साथियों के साथ वापस आ गया। मुशफिक और उसके साथी भी कार से मोहसिन का पीछा करते हुए बजेरिया पहुंचे। वहां मोहसिन ने अपने साथी को कार से घर छोड़ने को कहा,
लेकिन साथी ने उसे कार का काम होने से बाइक से जाने को कहा। मोहसिन जैसे ही जाने लगा, मुशफिक ने पिस्तौल से गोली दाग दी थी। आपको ज्ञात है कि दिनांक 9 अगस्त के दिन पहटे 5 बजे शहर के सबसे इम्पोर्टेंट चौक गीतांजलि चौक में फायरिंग की वारदात हुई थी। जाफरनगर निवासी मोहसिन अहमद वल्द मुश्ताक अहमद उम्र 35 साल जाफरनगर PS गिट्टी कदम ये अपने दोस्तों के साथ दिनांक 9 अगस्त को करीब 4 बजे ताजबाग में सलामी लेने गए थे और जब वो सलामी लेके वापस आ रहा था तो उसके दोस्त ने उनको गीतांजलि चौक पे छोड़ दिया और वो फिर गीतांजलि चौक से भगवागर जा रहे थे तो पीछे से आरोपी मोहम्मद मुशफिक उर्फ मुस्सा खान और अल्ताफ शेख इन्होंने कंट्रीमेट पिस्तौल से उसके ऊपर फायरिंग की थी जो उनके पाँव को लगी थी। आरोपी को मेयो हॉस्पिटल में उपचार के लिए दाखिल किया था। उसी दिन आरोपी मोहम्मद मुशफिक खान उर्फ मुस्सा वल्द मोहम्मद शकील खान अल्ताफ शेख इनके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध क्रमांक 684/21 कलम 307 IPC कलम 325 भारतीय हत्या कायदा के प्रकरण पंजीबद्ध किया था। जैसी घटना का वारदात होती हमारी टीम को हमने चारों तरफ भेज दिए थे। हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि आरोपी छिंदवाड़ा की तरफ भागे हैं। घटना के 24 घंटे के अंदर ही यहाँ का जो मेन आरोपी था मोहम्मद मुशफिक खान उर्फ मुस्सा इसको अरेस्ट किए थे। बाकी तपास में अभी तक मोहम्मद मुशफिक खान उर्फ मुस्सा वल्द शकील खान कामरान नकीब उर्फ कम्मू वल्द मुश्ताक अहमद इमरान सैयद इमरान उर्फ इम्मू वल्द सैयद जमील उम्र 25 साल टिमकी 3 खंबा इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और वारदात में जो पिस्तौल यूज की थी वो पिस्तौल राउंड सहित उसको जब्त किए हैं। वारदात में इको स्पोर्ट गाड़ी जिसका नंबर MS 27AR5641 था उसको भी तपास में 24 घंटे के अंदर हमारे पुलिस ने हमने अरेस्ट किए हैं और अभी इस प्रकरण में 4 आरोपी को अरेस्ट करके उनका PCR प्राप्त हुआ है। सर जो आरोपी है तपास में इनके ऊपर और भी कई गुने दाखिल है? हाँ बराबर। इसका जो फिरियादी मोहसिन अहमद वल्द मुश्ताक अहमद इनका और जो मेन आरोपी है मुशफिक खान उर्फ मुस्सा इनकी पुरानी दुश्मनी से रंजित चल रही थी और जब ये वारदात के दिन ताजबाग में सबसे पहले मिली तो वही पुराने रंजित से उनकी वहाँ बाचाबाची हुई थी। तो वहाँ से फिरियादी मोहसिन अहमद वहाँ से निकल आए थे और ये वारदात हुई है। इसमें सभी आरोपी और फिरियादी का एक गुनहगारी क्षेत्र में उनका समावेश है और अभी चारों आरोपी को अटक करके उनका PCR प्राप्त हो गया है। सर ये कहाँ यहाँ घटना होने के बाद आरोपी छिंदवाड़ा भागे थे। हमारे पथक को इसकी हमने जानकारी मिलने के बाद पथक रवाना किया था और हमारे पथक ने सभी आरोपी को जल्द से जल्द अरेस्ट करके जो गुन्हे में जो व्हीकल्स यूज किए थे पिस्तौल यूज किए थे वह सब जब्त किए हैं। आगे की कार्रवाई माननीय DCP लोहित मतानी सर के मार्गदर्शन में चल रही है। नागपुर में मातृभूमि प्रतिष्ठान द्वारा शनिवार को सामूहिक वंदे मातरम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इस सामूहिक वंदे मातरम गायन को संकल्प दिन के तौर पर आयोजकों द्वारा मनाया गया, जहां नागपुर शनिवार की सुबह देश प्रेम और वंदे मातरम के गायन से सराबोर हो गया था। ते लाईव्ह सुरू झालं ना त्यामुळे वंदे मातरम वंदे मातरम श्यामला सरला सुष्मिता भूषिता धरणीं मातरम वंदे मातरम शुभ्रा ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं
नागपुर के पांचपौली पुलिस स्टेशन अंतर्गत 2 दिन पहले हुए मामूली विवाद में एक युवक पर पड़ोसी परिवार ने जानलेवा हमला कर दिया। ये वारदात पांचपौली के महेंद्र नगर में हुई। जख्मी 28 वर्षीय अजहर अली अकबर अली बताया जा रहा है। महेंद्र नगर निवासी अजहर को नशे की लत है। उसका 2 दिन पहले पड़ोसी राजा अली से घुरकर देखने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में अजहर ने राजा से मारपीट की। राजा ने इसकी पांचपौली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस अजहर की खोज में उनके घर भी आई, लेकिन उसके नहीं मिलने से लौट गई। अजहर 2 दिन से गायब था। शुक्रवार की रात 7 बजे वह घर आया। अपनी मां से 1000 रुपये मांगने लगा। मां ने उसकी शिकायत दर्ज होने से पुलिस के पास जाने को कहा। इसी दौरान राजा अपने पिता आबिद अली, चाचा जमशेद अली, दानिश आदि के साथ अजहर के घर में घुस गए। उन्होंने जानलेवा हमला करके अजहर को गंभीर जख्मी कर दिया। दरवाजा खोले इन्होंने, मैंने दरवाजे में आड़े हो गई थी। मेरे अंदर आए, हम लेटे थे, लेडीज थी, कोई आदमी नहीं था हमारे घर में, पूरी लेडीज थे। लेडीज को हमारी लड़कियों को ढकेल दी उन्होंने। मैंने उनके हाथ पैर जोड़ी, भैया मत मारो, मैं पुलिस के हवाले कर ही रही हूँ। मेरा लड़का जैसा आया, हमने पुलिस को फ़ोन लगा रहे थे, उन्होंने हमको मौका भी नहीं दिया पुलिस को फ़ोन लगाने का। हमने बोले कुछ करेंगे, हमको मालूम था कल से वो रास्ता देख रहे थे, वो बाहर बैठे थे उसके ताक में, अब आएगा जब आएगा करके। तो हमको लग ही रहा था कि वो उसको मारेंगे करके। हमने उसको बस अंदर ही बात कर रहा था वो। मैं उसको बोली भी क्यों आया भैया, अभी तू पुलिस से देखो पीछे पड़ी हुई है। आपका भी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? आपका भी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? कि बस मेरे बच्चे को अच्छे से ला दो, अब कोई मेरे बच्चे पर हमला ना करे। जिला परिषद लघु सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता रमेश गुप्ता के एक ठेकेदार के बिल पास करने के लिए 75,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए धरे जाने के बाद अब तक विभाग ने उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के लिए विभाग एसीबी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। गुप्ता पर एसीबी की कार्रवाई को 4 दिन हो चुके हैं। अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है, लेकिन उनके निलंबन का आदेश नहीं निकला। प्रशासन के इस लेट लतीफी रवैया पर जिला परिषद परिसर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोपी कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने का अधिकार जिला परिषद सीईओ को नहीं है। जल संधारण विभाग के मुख्य अभियंता या मंत्रालय सचिव ही निलंबित कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि विभाग एसीबी के रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। गुप्ता का निलंबन तो तय है, लेकिन वह कब तक होगा इस पर विभाग के ही कर्मचारियों की नजरें लगी हुई है। गुप्ता जमानत पर बाहर है। उनके बैंक लॉकर्स और खातों की जांच एसीबी करने वाली है। उसके बाद ही रिपोर्ट जल संधारण विभाग को सादर किया जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा यह बताया नहीं जा सकता। कार्यकारी अभियंता के रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद विभाग का पदभार फिलहाल किसी को नहीं सौंपा गया है। इसके चलते विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि पदभार किसी दूसरे अधिकारी को सौंपने के बाद भी इसकी सारी प्रक्रिया पूरी करने में 15 दिन तो लगने ही वाले हैं। मतलब तब तक लघु सिंचाई विभाग का कामकाज ठप रहने वाला है। 1.5 वर्ष पूर्व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता विजय टाकलीकर को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। उनके निलंबन के बाद पदभार उप अभियंता को सौंपा गया। विभाग को 1.5 वर्षों से कार्यकारी अभियंता ही नहीं मिला, पद रिक्त है। ग्रामीण भागों में जलापूर्ति करने वाले विभाग ही बिना प्रमुख अधिकारी के चल रहा है। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
रेलवे सुरक्षा बल के सीसीटीवी में तैनात भूपेंद्र बातरी की सक्रियता के चलते शिकायत मिलने के कुछ ही देर के भीतर ही मोबाइल चोर को धर दबोचा गया। आरोपी का नाम मुरार मीरानगर ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी सोनू चेतराम वर्मा बताया गया। उसके पास से चोरी किए कुल 35,000 रुपए कीमत के 2 मोबाइल भी बरामद किए गए। शुक्रवार सुबह आरपीएफ थाने में मार्सरीस सोलापुर निवासी अनिल पांडुरंग मद ने पहुंचे। इस समय मॉर्निंग ड्यूटी शुरू हो ही रही थी। उन्होंने बताया कि करीब आधे घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर हॉल से किसी ने उनका मोबाइल चुरा लिया। मोबाइल की कीमत 20,000 रुपये है। ड्यूटी पर पहुंचे बाथरी ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जांची तो सोनू चोरी करता दिखाई दिया। बाकी कैमरों से निगरानी शुरू की तो सोनू स्टेशन के ठीक बाहर टेकड़ी रोड पर घूमता दिखाई दिया। पता चलते ही बाथरी ने अपने वरिष्ठों को जानकारी दी और पीएलटी टीम के सुरेश दुलगच तथा जनार्दन की मदद से सोनू को टेकड़ी रोड से लगी स्टेशन की दीवार के पास से पकड़कर थाने लाया गया। उसकी तलाशी लेने पर अनिल के मोबाइल के अलावा एक और मोबाइल मिला। कड़ी पूछताछ करने पर बताया कि उसने वो मोबाइल ट्रेन में झांसी स्टेशन से चुराया था। सोनू नेबड़े ने शातिराना तरीके से दोनों मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। पकड़े जाने के बाद उसके पास से मिला दूसरा मोबाइल शुरू किया गया तो तुरंत एक कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम सुरेश चंद्र बताया और वह सीआरपीएफ हैदराबाद में नियुक्त है। उन्होंने बताया कि ये मोबाइल उनके बड़े भाई का है जो झांसी स्टेशन से चोरी हो गया था। इसकी कीमत 15,000 रुपये है। उचित कागजी कार्यवाही के बाद मामला लोहामार्ग पुलिस को सौंप दिया गया। ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में बाघों की गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरा में मादा मोर को कैप्चर किया गया। यह दुर्लभ तनमोर पक्षी है। इसके यहाँ मिलने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी का माहौल भी है। इससे पहले भी तनमोर पक्षी नांदेड़, नासिक, सोलापुर, अकोला और चंद्रपुर जिलों में देखा जा चुका है। यह बस्टर्ड परिवार का सबसे छोटा पक्षी है और जीनस सिफियोटाइड्स का एकमात्र सदस्य है। इसे तनमोर या लक खरमोर भी कहा जाता है। यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत कम पाया जाता है। नर पक्षी प्रजनन काल में नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका शिकार भी किया जाता है। भारत सरकार ने अपने पक्षी संरक्षण अभियान के लिए 2006 में तनमोर पक्षी पर एक आकर्षक डाक टिकट जारी किया था। ताडोबा डार्क टाइगर प्रोजेक्ट के कैमरा ट्रैप रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हुए टीम के सदस्यों को बस्टर्ड परिवार में इस आकर्षक पक्षी की तस्वीरें मिली। पूर्ण विकसित पक्षी का वजन 510 से 740 ग्राम होता है। नर 45 सेमी लंबी होते हैं और मादा 50 सेमी लंबी होती हैं। बस्टर्ड परिवार की कुल 6 प्रजातियां भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, जिसमें मुख्य तनमोर व मालधोक है। तनमोर घास के मैदान में ही अक्सर निवास करते हैं। इस पक्षी को पहली बार 2013 में महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के वरोरा में देखा गया था। मोर को आमतौर पर रबी की फसल के दौरान और उसके आसपास पाया जाता है। यही कारण है कि पारंपरिक फसल पद्धतियां इस पक्षी को रहने के लिए अनुकूल आवास प्रदान करती है। 2018 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल 264 पूर्ण विकसित टैनिन बचे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मनपा द्वारा जारी आदेश का अनुसरण करते हुए गोरेवाड़ा जू प्रबंधन ने प्राणी उद्यान में सफारी के समय पर बदलाव किया है। अब सफारी मंगलवार से रविवार तक होगी। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसमें मंगलवार से रविवार तक सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:45 तक सफारी पर्यटकों के लिए शुरू रखी गई है। लेकिन 16 अगस्त को शासकीय अवकाश होने के कारण सोमवार को भी सफारी पर्यटकों के लिए खोली जाएगी। गोरेवाड़ा जू प्रबंधन ने शुक्रवार को जारी आदेश में इस बात को भी अलग से उल्लेख किया है कि जू में सफारी करने आने वाले सैलानियों को बाहर से खाने पीने की सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। गोरेवाड़ा उद्यान के अंदर ही कैंटीन मौजूद है। उसी कैंटीन से ही सैलानियों को खाने पीने की सामग्री लेनी होगी। मंगलवार 17 अगस्त को सफारी बंद रखी जाएगी। इसके बाद रेगुलर सफारी मंगलवार से रविवार तक जारी रहेगी। पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी जल्द से जल्द शुरू करने की प्लानिंग है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की सुविधाओं में भी विस्तार करने की योजना है, जिसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। सत्ता के लिए कोई भी समझौता चलता है, यही नज़ारा बुट्टीबोरी नगर परिषद में देखने को मिला। राज्य में भले ही भाजपा शिवसेना में गठबंधन नहीं हो, राज्य में शिवसेना, कांग्रेस, राका इन तीनों दलों वाली महाविकास आघाड़ी सरकार है एवं विपक्ष में भाजपा है। लेकिन बुट्टीबोरी नगर परिषद में भाजपा विधायक समीर मेघे एवं सांसद कृपाल तुमाने के प्रयास से सत्ता के लिए भाजपा शिवसेना एकत्रित आ गई थी। नगर की राजनीति में इस तरह के फेरबदल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। बुट्टीबोरी नगर परिषद में विशेष समिति के चुनाव हुए।
इसमें 5 समितियों में भाजपा तथा 1 समिति में शिवसेना का सभापति निर्वाचित हुआ। 8 सदस्यीय इस नगर परिषद में भाजपा के 12, शिवसेना 4 और राकापा के 2 सदस्य हैं। भाजपा के बबलू गौतम सीधे जनता द्वारा नगर अध्यक्ष चुने गए। भाजपा के अविनाश गुजर निर्माण सभापति, विनोद लोहकरे शिक्षण, अरविंद उर्फ मुन्ना जायसवाल स्वास्थ्य, मंदार वानखेड़े जलापूर्ति, संध्या अंबटकर महिला व बाल कल्याण तथा शिवसेना के मनोज ढोके नियोजन सभापति निर्वाचित हुए। एसडीओ इंदिरा चौधरी चुनाव निर्णय अधिकारी थी। हाईकोर्ट द्वारा सीईटी को रद्द करने के बाद शिक्षा विभाग ने 11वीं प्रवेश के संबंध में नए सिरे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। केंद्रीय प्रवेश समिति के माध्यम से दिए जाने वाले प्रवेश के तहत 14 अगस्त यानी आज से आवेदन भरने की शुरुआत हो गई। नए शेड्यूल के अनुसार अब 27 अगस्त में मेरिट लिस्ट के आधार पर जूनियर कॉलेजों में प्रवेश मिलेंगे। सिटी में 11वीं के लिए कुल 59,250 सीटें उपलब्ध है। 11वीं प्रवेश को लेकर पिछले दिनों से नए नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। पहले शिक्षा विभाग ने सीईटी लेने का निर्णय लिया था, इसके लिए पंजीयन की भी शुरुआत की गई। बाद में कोर्ट ने सीईटी रद्द करने का निर्णय दिया। इसी बीच शिक्षा विभाग ने केंद्रीय प्रवेश पद्धति के तहत प्रवेश के लिए भी ऑनलाइन पंजीयन की तिथि घोषित कर दी थी। दरअसल जिस दिन सरकार ने 11वीं के लिए सीईटी की घोषणा की थी, उसी दिन से विरोध के स्वर भी प्रखर होने लगे थे। शहरी भागों के लिए सीईटी का विकल्प ठीक था, लेकिन विभाग ने ग्रामीण भागों के लिए भी परीक्षा को अनिवार्य किया था। यही वजह थी कि संस्था चालकों द्वारा विरोध किया जा रहा था। अब भी संस्था चालक केंद्रीय पद्धति का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते मुंबई बेंच की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका भी दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट ने सरकार से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया है कि केंद्रीय पद्धति से प्रवेश की वजह से प्रतिवर्ष कई कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती है, केवल नामी कॉलेजों में ही सीटें भरती है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।